दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जलज कुमार अनुपम है और राइट साइड चैनल को हम लोगों ने पिछले साल शुरू किया था। सक्रियता उस पर नहीं रही। एक बार फिर से आज इसको मकर संक्रांति के अवसर पे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि इसके माध्यम से कुछ छल से पर्दा उठाने का, कुछ झूठ को बेनकाब करने का, कुछ सीखने का, सिखाने का एक ऐसा सिलसिला जो अपने गौरवशाली इतिहास के रोचक जानकारियों के साथ हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। और इसलिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई सेटअप नहीं है। फैक्ट को बिना किसी लाग लपेट और बिना किसी एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन की कहने की गुंजाइश है, प्रयास है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को बनाने के पीछे एक श्रम है। आप सभी अपनी पसंद नापसंद जो भी हो, जैसे भी हो, हमें कमेंट सेक्शन में आके अपने मंसूबे अवगत कराएं, जाहिर करें कि हमारा प्रयास कैसा लगा, कैसे हम इसको और बेहतर तरीके से आपके बीच ला सकते हैं और अपने साथियों तक भी हमारे इस कंटेंट को पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारा जो चैनल है राइट साइड, उससे आप लोग जुड़े, उसको सब्सक्राइब करें। तो ये सीखने और सिखाने का क्रम है। हो सकता है कि कई सारी कमियां आपको दिखे, तो आगे हम दिन प्रतिदिन इसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के प्रथम महिला शिक्षक के बारे में। पिछले कुछ सालों से हर 3 जनवरी को एक झूठ बड़े आत्मविश्वास के साथ फैलाया जाता है कि सावित्रीबाई फुले इस देश की पहली महिला शिक्षक हैं। दरअसल यह एक एकलौता झूठ नहीं है जिसको एक खास खेमे ने प्रमोट करना शुरू किया है। उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति होती है और उसके झांसे में अब तक तो एक बहुसंख्यक आबादी भी आ गई है। ऐसा ही एक और झूठ है जो 90 के बाद वोट बैंक के लिए समाज में बोला जाने लगा और वोट बैंक की राजनीति के लिए जबरदस्ती भीमराव अंबेडकर जी को संविधान निर्माता कह के उनको प्रचारित किया गया। इस पर कभी बाद में फिर किसी और कड़ी में हम चर्चा कर लेंगे। आज का हमारा जो मुद्दा है उसके केंद्र में एक ही है कि भारत की आखिर पहली महिला शिक्षक किसे माना जाना चाहिए। सावित्रीबाई फुले को लेकर कई सारे भ्रामक दावे हैं। उन दावों में एक ये भी है कि उन्होंने सबसे पहले भारत में महिला शिक्षा का मतलब कि महिला शिक्षा की शुरुआत करी। आखिर यह हमें सोचना होगा कि हम हिंदुस्तान का अस्तित्व कब से मानते हैं। हिंदुस्तान 1947 में बना कोई देश नहीं है। हिंदुस्तान असंख्य साल पुराने एक सभ्यता और संस्कृति, सनातन संस्कृति को जीने वाला देश है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला देश है। अवतारों की चर्चा हम इस अंक में नहीं करेंगे, वैसे वह भी जरूरी है, वह भी हमारी सभ्यता का ही हिस्सा है। चलिए हम विज्ञान वाले सो कॉल्ड फैक्ट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। विज्ञान द्वारा यह स्थापित हो चुका है कि ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगर वहां से भी हम इसको देखना शुरू करें तो हमें अपला पर बात करनी होगी। अब सवाल यह आएगा कि अपला कौन थी और उसके हमें जवाब ढूंढने के लिए ऋग्वेद में जाना होगा। तो अपला अत्रि ऋषि की बेटी थी। वह अत्यंत मेधावी व कुशाग्र बुद्धि के कारण अपने पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। अत्रि ऋषि अपने शिष्यों को जो भी पढ़ाते थे, अपला एक बार सुनकर उसका स्मरण कर लेती थी। ऋग्वेद में लिखे 8वें मंडल के 7 सूक्त उनके द्वारा कही गई प्रार्थना और वार्तालाप के बारे में है। आगे चलकर वह महिला शिक्षक बनी। गुरुकुल की एक नॉर्मल परंपरा रही कि गुरु के साथ गुरु पत्नियां भी बच्चों को सिखाती थी। गुरुकुल पे महिलाएं भी शिक्षा ग्रहण करने आती थी। अब अपला से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, हमें लोक मुद्रा पर भी बात करनी होगी। अब सवाल आता है कि लोक मुद्रा कौन थी। लोक मुद्रा वैदिक काल की दार्शनिक और महर्षि अगस्त की पत्नी थी। ऋग्वेद के 179वें सूक्त में उनके और उनके पति के बीच हुए एक संवाद को दर्शाता है। पंचदशी के मंत्रों से लेकर यज्ञ संपन्न कराने तक की विधि उन्हें ज्ञात थी। जीवन का महत्व समझाने से लेकर ललिता सहस्त्रनाम के प्रचार प्रसार
और मतलब कि महाभारत के भी कई सारे प्रसंगों में लोक मुद्रा का जिक्र आता है। अब हमें इसके लिए पढ़ना होगा। ये भी अपने आप में एक शिक्षिका थी। हमारे साथ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़े बिना ही धर्म पे चर्चा करने के लिए उतावले हो जाते हैं। अब अपला हो गई, लोक मुद्रा हो गई, फिर एक संदर्भ आता है कि घोषा कौन थी। क्या हम घोषा पे बात नहीं करेंगे? घोषा ऋग्वेद के अनुसार एक महिला ऋषि थी। वहां 2 मंत्रों के अनुसार घोषा को अश्विनी कुमारों का संरक्षिका कहा गया है। विश्वासरा भी थी भाई, उस पर कौन बात करेगा? जो हमारे लोग थे, हमें उनके बारे में जानना होगा, हमें उनके बारे में बात करनी होगी। ब्रह्मवादिनी विश्ववारा वेदों पर अनुसंधान करने वाली महान विदुषी थी। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 2 अनुवाक के 28वें सूक्त में इसको सरल तरीके से लिखा गया है कि मतलब 28वें सूक्त का सरलीकरण रूपांतरण इन्होंने ही किया था। अत्रि महर्षि के वंश में पैदा होने वाली इस विदुषी ने वेद ज्ञान के बल पर ऋषि का पद प्राप्त किया था उस समय। ये सारे जो मैंने नाम गिनाए वो कहीं अलग से नहीं, इस भारत के हैं, इस हिंदुस्तान के हैं और फैक्ट्स के हैं। फैक्ट है, ऋग्वेद फैक्ट है। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसको तो विज्ञान ने भी माना है। आप में से कितने लोग सची के बारे में जानते हैं? ऋग्वेद में सची की शक्तियों के बारे में भी विस्तार से बतलाया गया है। सची राजा पालोम की पुत्री और इंद्र की पत्नी थी। उनको पालोमी और इंद्राणी भी कहा जाता है। सची इंद्र के दरबार में उपस्थित जो 7 मंत्रिकाएं थीं और उसमें से एक थी। सची काफी बुद्धिमान और शक्ति संपन्न थी, इसलिए उनके बारे में भी कई सारे ग्रंथों में जो हमारे पूर्वजों ने लिखे उसमें उनके बारे में जिक्र है। सची को विशेषाधिकार प्राप्त थे इंद्र के दरबार में, उनका काफी सम्मान था। कुछ धर्म ग्रंथों में तो इंद्र को सचीपति कहकर भी संबोधित किया गया है, जिससे आप सची की महत्व को समझ सकते हैं। एक से एक फैक्ट्स हमारे यहां भरे पड़े हैं। वेद के कालखंड से जैसे ही मतलब हम वेदों से आगे बढ़ेंगे तो उपनिषद में गार्गी का नाम आता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने गार्गी का नाम सुना भी होगा। बृहदारण्यक उपनिषद में देवी गार्गी का वर्णन किया गया है। उनको वेदों का बहुत अच्छा ज्ञान था। गार्गी ने महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ शस्त्रार्थ किया था और पौराणिक काल में उनका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली था। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सभा में उन्होंने मतलब जवाब दिया। और गार्गी एक ऐसी महिला थी कि उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जनरली सभा में जवाब मिलता नहीं था। गार्गी से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मैत्रेयी के बारे में भी जानना होगा। मैत्रेयी का वर्णन भी हमारे यहाँ उपनिषदों में मिलता है। तो मैत्रेयी और महर्षि याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद हुआ था। वो भी बहुत ज्ञानवान और निपुण थी, पढ़ी लिखी महिला थी। तो कहीं ना कहीं महिला शिक्षा था, तब ना ये सारी महिलाएं पढ़ी और फिर एक दूसरे को पढ़ाने का उपक्रम किया। मैत्रेयी को अद्वैत दर्शन में भी काफी ज्ञान था, अद्वैत दर्शन के बारे में। तो कई सारे ऐसे चीज हैं जिनके बारे में हमें जानना है और अपने लोगों को बताना है। मैत्रेयी के बारे में एक और चीज मुझे ध्यान में आ रहा है कि तत्व मीमांसा का भी इन्होंने काफी अध्ययन किया था। धर्म और शिक्षा दोनों के क्षेत्र में मैत्रेयी को प्रसिद्धि प्राप्त थी। हम उपनिषदों से अगर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो अनेकों नाम मिलते हैं। सवाल है कि एक मतलब छोटे से इस कालखंड में हम बहुत ज़्यादा नाम पे चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने पास अनेकों नाम हैं। अरुंधति हैं, मदालसा हैं, दमयंती हैं, सभ्या हैं, पिंगला हैं, अनुसुईया हैं, सांडिली हैं, सावित्री हैं, उसीज हैं, रोमसा हैं, कालंदी हैं, कयाधु हैं, केतकी हैं। कितना नाम गिनाऊं? सैकड़ों नाम है। आपको पता है द्रौपदी का एक नाम पंडिता भी था। महर्षि पाणिनि का जिक्र आप सभी ने पढ़ा होगा, उनके बारे में सभी जानते होंगे। पाणिनि के लेखों में भी महिला विद्वानों के बारे में चर्चा है। हम भारत के सनातन
से ही एक निकला हुआ संप्रदाय है जैन संप्रदाय। तो जैन शास्त्रों में भी महिला विद्वानों की चर्चा मिलती है, जैसे कि चंदना, जयंती, महाप्रजापति। गुप्त काल के लिखे ग्रंथ अमरकोश में भी अचर्चा जैसी शब्दावली है। चाणक्य के लिखे ग्रंथों में भी महिला शिक्षा उपलब्ध है। तो अब बताइए कि जब ये सब कुछ है अपने देश में, फिर 1831 में जन्म लेने वाली कोई महिला हिंदुस्तान की पहली महिला शिक्षिका कैसे हो सकती है? और कोई एक कैसे कह सकता है कि 1948 में गुरुकुल शुरू हुए? रुकिए, इतना ही नहीं, अब मतलब इसके अलावा भारत में देखा जाए तो एक लंबी परंपरा रही है महिला शिक्षा की। एक पुरातन परंपरा रही है जिसमें स्त्रियों को शिक्षा यहाँ मिलता था, स्त्रियां शिक्षा दूसरों को देती थी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। देश में मलेच्छों के आक्रमण के बाद बेटियों को बचाना मुश्किल हो गया। बेटियां लूटी जाने लगी। शादियां दिन के बजाय रातों में चुप चुपा के होने लगे। स्वयंवर प्रथा खत्म हो गई। अब लोग चोरी छुपे इज्जत बचाने लगे। मतलब इज्जत बचाने के नाम पे बाल विवाह तक को समाज ने मंजूरी दे दी। उस दौर में स्त्री शिक्षा बाधित हुई, यह सत्य है। अब मलेच्छु से लोग अपनी बेटी बचाए कि उनको पढ़ाए, लेकिन वह खत्म नहीं हुई। किसी ना किसी रूप में वह जारी थी, चाहे वो संगीत की शिक्षा हो, नृत्य की शिक्षा हो, सब में हमारी बेटियां थी। अंग्रेजों ने अंग्रेजी में एक पत्रिका निकाला था, उसका नाम था इंडियन मैगजीन, द इंडियन मैगजीन करके एक नाम हुआ करता था। द इंडियन मैगजीन के 1886 के एक अंक में एक लेख छपा था, एन इंडियन लेडी अपॉन द ट्रू बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म। और उसके हवाले से भारत में उस समय के स्त्री शिक्षा, उससे पहले के मतलब कि स्त्री शिक्षा पे शानदार चर्चा मिलती है। उसमें लिखा गया था कि कैसे 11वीं सदी वाले राजा भोज की पत्नी लीलावती जी ने मतलब महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया, लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया। कितने सारे लड़कियों के लिए अलग से विद्यालय बनाए उन्होंने। भारत के लड़कियों के लिए अलग से मतलब शिक्षा हो, उसके लिए अनेक यत्न किए और सबको वो पर्सनली मॉनिटर भी करती थी। तो उसके बाद के कालखंड में भी राजस्थान में, बनारस में, बंगाल में अनेकों प्रकल्प चले थे, अनेकों प्रकल्प चल रहे थे समानांतर। अनेकों स्कूल होने के उदाहरण मिलते हैं, अनेकों जगह शिक्षा का जिक्र आता है। ब्यूटीफुल ट्री में महाशय धर्मपाल ने भी स्त्री शिक्षा की बात की है। तो ये अब बात आता है कि इसमें सावित्रीबाई फुले जी का नाम इतना क्यों जोर शोर से प्रचारित किया गया, उसके पीछे की क्या मंशा हो सकती है। अब कई सारे आरोप तो ये भी लगते हैं कि दोनों फुले दंपति जो थे वो मिशनरियों के लिए क्या बोलते हैं कि शिक्षा पे जोर दिया, और दोनों पे आरोप भी लगता है कि उस समय उनके टाइम में दलित जैसे शब्द गढ़ लिए गए थे, और उन दोनों पति पत्नी ने कहा कि दलितों का उद्धार सिर्फ अंग्रेजी पढ़ के हो सकता है। एक आरोप यह भी लगता है कि उन दोनों का मतलब कि मिशनरियों से साठगांठ था, और शिक्षा के नाम पे बहुत मतलब एक लंबा कन्वर्जन भी हुआ उस दौर में। मैं किसी पे टिक्का टिप्पणी करने के उद्देश्य से यह वीडियो नहीं बना रहा हूं, लेकिन मेरा मकसद ये जरूर है कि सत्य के करीब हम पहुंचे, सत्य हम जाने और अपने आसपास के लोगों को बताएं। भारत 1947 में बना कोई देश नहीं है, तो हमें इस बात को रुक के सोचना होगा, समझना होगा। और ये जो जालसाजी वाला जो ट्रैप चला हुआ है कि हम किसी को जो मन में आता है फर्जी तरीके से गढ़ देते हैं, बना देते हैं, इससे बचना होगा और अपने समाज को बचाना होगा। तो सीधा सा कंसर्न है कि आज हम लोग आज के मतलब इस एपिसोड में इतना ही, और फिर अगली बार हम लोग किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को देखिए और कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइए। हाँ, राइट साइड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।